देखो इस तरह की अडेप्टेशन में मेकर्स वो जो हिस्टोरिक स्क्रिप्चर है जिससे वो इंस्पायर्ड है उसको लेकर दो अप्रोच रख सकते हैं। लिटरली मेकर्स रामायण से इंस्पायर्ड है और उधर तो भंडारा था सब प्लॉट्स का। अब देखो यहाँ पे करना क्या था कि फर्स्ट सीन से सेकंड सीन में एडिटिंग करते वक्त धीरे धीरे एक फेड इन ट्रांजिशन देना था। आजकल का टाइम ही ऐसा चल रहा है कि सीक्वल पे सीक्वल अनाउंस हुए जा रहे हैं। प्रोड्यूसर अपनी पुरानी फिल्मों का नॉस्टैल्जिया फैक्टर मिल्क करके एक सीक्वल रिलीज करते हैं और फिर उसका कलेक्शन एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि प्रोड्यूसर्स को अपना कलेक्शन एक्सप्लोर करने दो, मैं इन सीक्वल्स की स्टोरी और फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करता हूँ। इसलिए मैं ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है नॉट सो गुड इंस्टॉलमेंट। इस सीरीज में हम उन इंस्टॉलमेंट को सिनेमैटिकली एक्सप्लोर करेंगे जो कि या तो अपने पिछले पार्ट के मुकाबले बहुत बेकार थी या एवरेज भी थी या फिर वो ऑरा क्रिएट नहीं कर पाई जो उसके प्रीवियस इंस्टॉलमेंट ने किया, जैसे कि सिंघम अगेन। अब देखो कहने को तो सिंघम अगेन रोहित शेट्टी के यूनिवर्स की 5th इंस्टॉलमेंट है, पर मैं इसे एज ए सिंघम के 3rd पार्ट की तरह ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा ताकि एनालिसिस का फोकस सीक्वल पर ही रहे ना कि यूनिवर्स पर। तो मैं KMKS तुमको लेकर चलता हूँ इस जर्नी पर बिना किसी देर के। अब चाहे ओरिजिनल मूवी हो या सीक्वल हो, जो सबसे जरूरी चीज आती है वो है उसकी कहानी। और सिंघम अगेन के लिए जैसा तुम्हें पता है मेकर्स ने डिसाइड किया कि वो सिंघम के कैरेक्टर के थ्रू रामायण की एक मॉडर्न अडेप्टेशन दिखाएंगे। और मॉडर्न अडेप्टेशन से मेरा मतलब है उसी हिस्टोरिक कहानी को आज के टाइम और कैरेक्टर के हिसाब से प्रेजेंट करना कि लोग कैसे रिएक्ट करते, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते, क्या आफ्टर मैथ होता अगर आज के टाइम में ऐसा कुछ हुआ होता, तो ना कि आदि पुरुष जैसा कोई अडेप्टेशन। ओ मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरिओम। अब देखो इस तरह की अडेप्टेशन में मेकर्स वो जो हिस्टोरिक स्क्रिप्चर है जिससे वो इंस्पायर्ड है उसको लेकर दो अप्रोच रख सकते हैं। पहला कि वो पास्ट के इवेंट्स को फोरशैडो करना चाहते हैं और दूसरा कि नहीं करना चाहते। पर सिंघम अगेन के लिए मेकर्स ने इन दोनों ही अप्रोच को बाईपास किया और एक तीसरी अप्रोच बना बैठे, स्पून फीडिंग। फिर चाहे वो सीन के थ्रू हो, कैरेक्टर्स के थ्रू हो या वो जियोग्राफिक लोकेशन के थ्रू हो। जहां पर सीन के थ्रू तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उन सीन्स की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, उनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी और इस तरह के सीन जो फोरशैडो करने की थीम है उसको भी सूट करते हैं। लेकिन जैसी बात कैरेक्टर्स की आती है वहां पर डेप्थ पूरी तरह से मिसिंग है और तुम्हें ना पिन पॉइंट करके बताया जाता है, देखो ये श्री राम है, ये माता सीता है, ये लक्ष्मण जी है, ये हनुमान जी है, ये रावण है। जैसे कि डेंजर लंका का जो कैरेक्टर है वो इस मॉडर्न अडेप्टेड वर्जन का रावण है। लेकिन अवनी को किडनैप करना और अपने परिवार का बदला लेना, इन दो चीजों के अलावा क्या इस कैरेक्टर में ऐसी कोई डेप्थ है कि तुम कह सको कि हाँ ये रावण का एक मॉडर्न वर्जन है? ये बस एक टिपिकल सिंपल रिटर्न विलन कैरेक्टर है जो बात बात पे हंसता है, गन्स की जगह धारदार हथियारों से लड़ता है अपनी रूथलेसनेस दिखाने के लिए और स्टोरी पर अपना कोई ऐसा बड़ा इफेक्ट भी नहीं डालता। इसीलिए फिर इस कैरेक्टर के बारे में स्पून फीड करके या पिन पॉइंट करके बताना पड़ता है, देखो ये रावण है। रावण तेरी कहानी का रावण हूं मैं, तो रावण आ गया। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रावण का लगता है कि इस बार रावण जीतेगा, इस बार रावण जीतेगा। या फिर सत्या का कैरेक्टर। डेंजर लंका के कैरेक्टर के बारे में तो चलो तुम एक वाइल्ड गेस भी ले लेते, हाँ ये विलन है मूवी का तो रावण ही होगा। पर सत्या के कैरेक्टर के बारे में अगर तुम्हें पिन पॉइंट करके नहीं बताया जाता, हमेशा से उनके साथ उनका लक्ष्मण बनकर काम करना चाहता था, तो हम लोग तो वाइल्ड गेस भी नहीं ले पाते क्योंकि इस कैरेक्टर के बारे में तो सच में कुछ भी नहीं था सिवाय इस बात के कि ये रात को झाड़ियों में घूमता है और इसको कुछ होता नहीं है। You've been shot? डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। वो बच्चा बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ लेकिन इसे चोट लगी है। तुम फिक्र मत करो, इसे कुछ नहीं होगा। अजीब बहन का लड़ाई है। और फिर इन दोनों के ऊपर आती है जियोग्राफिक लोकेशन। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को सच में बहुत अननेसेसरी लगी। जहां पर चलो अवनी के प्ले तक तो समझ आता है कि वो रामायण की एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसकी वजह से वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऑडियंस में पास ऑन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन इस प्ले के बाहर मिलती है तो उसको देख के साफ साफ समझ आता है कि वो बस रामायण के साथ एक कनेक्शन बताने के लिए वहां पर है। जैसे कि सीता अमन कोविल टेम्पल वाला सीन, कोई भी कह सकता है कि ये सिचुएशन वहां पर इसलिए डाली गई कि इंटरकट करके रामायण का सीन फोरशैडो करना है। एंड द सेफेस्ट प्लेसेस, सीता अम्मन कोविल टेम्पल। क्या है ये? अगर तुमने मेरी पिछली ओपिनियन डिस्कशन वाली वीडियो देखी है और तुम्हें याद है तो उसमें मैंने ये स्पून फीडिंग वाले टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था। और देवराज भाई ने फिर लास्ट में लिखा है, मैंने इतना डायरेक्टर का मूवी देखा लेकिन प्रशांत नील का मूवी साला समझने के लिए ही मेरे को 1 मंथ लग गया। इंडिया में ना स्टोरी टेलिंग का तरीका ऐसा होता है, या एक्शन मूवीज का या फिर ये जो मास मसाला थोड़ी मूवीज होती है ना, इनका स्टोरी टेलिंग का तरीका ऐसा होता है कि ये ना मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन थाली में सजा के देती है और इनमें ना इन्फॉर्मेशन कम होती है। और जैसे जैसे रोहित शेट्टी सर का ये कॉप यूनिवर्स आगे बढ़ रहा है, उनकी अप्रोच भी फोरशैडोइंग से हटकर धीरे धीरे स्पून फीडिंग की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से ये डाउनफॉल सिंघम की ट्रिलॉजी में भी आया। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सिंघम का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें राकेश कदम की जो सुसाइड थी वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको बार बार फोरशैडो करना था। तो ये इन्फॉर्मेशन कैरेक्टर्स के बीच में इंटरचेंज तो कई बार हुई। अपने हाथ से खुद को इधर गोली मार ली उसने।
इतने अकेले कि उन्होंने अपनी जान ले ली। सर, इसी कुर्सी पर बैठ के उन्होंने लेकिन इंटरकट करके जो सुसाइड वाला सीन है उसको तब तभी दिखाया गया जब जब जरूरी था। अपने हाथ से खुद को इधर गोली मार ली उसने। अब सोचो हर डिस्कशन के बाद ये सीन इंटरकट करके आता तो कितना इरिटेटिंग लगता। इतने अकेले कि उन्होंने अपनी जान ले ली। सर, इसी कुर्सी पर बैठ के उन्होंने सर ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। और इस अप्रोच से ठीक उल्टा काम हुआ सूर्यवंशी में। मतलब इस मूवी में हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए भी इंटरकट करके एक सीन लगाया गया है। 93 में 1 टन RDX आया था। वक्त आने पर हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। इसे तो जॉन ने भी आइडेंटिफाई किया था। एक और आदमी भी था 60 फुट का। अभी देखा ना क्या हुआ? आपने खुद देखा भाई साहब क्या हुआ? मतलब 10-15 मिनट पहले ही वो इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर हुई है, उसके बावजूद मैं एक इंटरकट देख रहा हूँ जिसमें मैं वो सीन दोबारा देख रहा हूँ। और क्योंकि सिंघम अगेन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन की जगह रामायण को फोरशैडो करना था तो उधर स्पून फीडिंग में चले गए। क्यों पता नहीं। ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार। हर मूवी को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखोगे तो उसकी स्टोरी बहुत बेसिक होती है, जिसको डेप्थ देते हैं उसके कैरेक्टर और सब प्लॉट। जैसे सिंघम के फर्स्ट पार्ट की कहानी एक ईमानदार ऑफिसर के बारे में है जो कि एक करप्ट स्टेट में जाता है तो वहाँ के सिस्टम को कैसे सुधारता है उस बारे में। और इसके जो सब प्लॉट है जैसे हमारे प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट के बीच का रिलेशन। तेरे इस पोस्ट का पोस्टमार्टम कर सकता हूं मैं अभी के अभी। पतलून तो तेरी गीली हो गई अभी के अभी। ओली रे ओली तो तुझी बारी आली। आली रे आली, आता तुझी बारी आली। एक साइड कैरेक्टर की स्टोरी। आज यूनिफॉर्म पहन के पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अपने बॉस के पास जाओ और उससे कह दे 1 हफ्ता बस। अरे इससे पहले एक इंस्पेक्टर बहुत गुलाटिया मारा था यहाँ। केस की इन्वेस्टिगेशन। लड़की तो मिल गई लेकिन एक्सटॉर्शन का पैसा चला गया। रघु के स्टेटमेंट से सिर्फ शिवा तक हाथ पहुंचता मेरा। सीधे सीधे बोलना, तू मुझे इस केस से हटाना चाहता है और जयकांत को बचाना। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। अब तू हमारा गोटिया ना रहा, गोटिया। चाहे तो गाली दे दो लेकिन गोटिया मत बोलो। नहीं मेरे को मालूम नहीं क्योंकि मेरे घर में कुत्ता नहीं है। ये सब चीजें इस कहानी को डेप्थ देती है। प्लस हमारे प्रोटैगनिस्ट की कैरेक्टर आर्क, जर्नी, इमोशन वो भी इस डेप्थ को बढ़ाती है। अब इसी बेसिक तरीके से सिंघम अगेन की कहानी देखो तो वो यही है कि अवनी का किडनैप हो जाता है और सिंघम एक टीम के थ्रू उसको रेस्क्यू करता है। पर ट्विस्ट ये है कि ये कहानी यहीं शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी में ना कोई ढंग का सब प्लॉट है, ना कैरेक्टर्स के अंदर वो डेप्थ है, और शक्ति शेट्टी को छोड़ के किसी कैरेक्टर का कोई कैरेक्टर आर्क ही नहीं है। ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा। लिटरली मेकर्स रामायण से इंस्पायर्ड है और उधर तो भंडारा था सब प्लॉट्स का। कितना कुछ कर सकते थे वो। विभीषण का चैप्टर दिखा सकते थे, यानी एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बिना डेंजर लंका को या रावण को हराना इम्पॉसिबल होता। इससे डेंजर लंका को एज रावण भी डेप्थ मिलती और स्टोरी को भी डेप्थ मिलती। या वानर, सुग्रीव और बाली का चैप्टर दिखाते दो भाइयों की लड़ाई के थ्रू, जिनकी लड़ाई से ना सिंघम को फायदा हो रहा है ना डेंजर लंका को, और सिंघम उनमें से एक को पकड़वा कर दूसरे की मदद से अपनी कहानी के रावण तक पहुंच रहा है। या वो जो सिचुएशनशिप वाला सब प्लॉट था उसके थ्रू भी कितना अच्छा कैरेक्टर आर्क शोकेस हो जाता कि शौर्य ने 9 दिन रामायण देखी और ऐसा सिमिलर इंसिडेंट अपनी लाइफ में भी देखा तो उसे समझ आ गया कि एक सही लाइफ पार्टनर सिचुएशनशिप से नहीं बल्कि रिलेशनशिप से ही मिलता है। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है सर, हम मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये मूवी इसी बेसिक प्लॉट लाइन पे शुरू हुई और इसी बेसिक प्लॉट लाइन पे खत्म हो गई। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाहूंगा राजनीति मूवी का, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के, तो जिसने नहीं देखी है ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली तुम्हें। राजनीति मूवी इंडियन पॉलिटिक्स पे महाभारत का एक मॉडर्न अडेप्टेड वर्जन है, जिसकी स्टोरी तुम बिल्कुल बेसिक तरीके से देखोगे तो यही होगी कि सत्ता हासिल करने के लिए एक ही परिवार के 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इस कहानी में महाभारत से जो सब प्लॉट है, जिनमें से एक के बारे में भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा ताकि तुम्हारी स्पॉइल ना हो, या फिर मॉडर्न टाइम के जो सब प्लॉट है वो इंडियन पॉलिटिक्स और बिजनेसमैन का रिलेशन, पैसों का लेन देन, समझौते की शादी, पॉलिटिकल मर्डर्स, ये सारे सब प्लॉट इस बेसिक सी कहानी को डेप्थ देते हैं। या जो कैरेक्टर्स है उनको इतने अच्छे से लिखा गया था कि उनको पिन पॉइंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। उनमें वो पुराने टाइम के किरदारों की इंस्पिरेशन भी नजर आ रही थी और नए टाइम के चेंजेस भी नजर आ रहे थे। और इन सब की वजह से जब मूवी एंड होती है तो वो कैरेक्टर्स की कैरेक्टर आर्क दिखती है, उनकी जर्नी दिखती है, और देख के लगता है कि हाँ, अगर आज के टाइम पे महाभारत हुई होती तो कुछ ऐसी कॉन्सिक्वेंसेज और आफ्टर मैथ होते। इसके अलावा सिंघम के कैरेक्टर के इमोशंस के थ्रू स्टोरी को जो अपलिफ्टमेंट मिलनी चाहिए थी उसमें भी मेरे को कमी लगी। यानी वो जो सैडनेस, एंगर, डेस्पिरेशन, इन इमोशंस को लेकर जो मैं एक इमोशनल जर्नी ढूंढ रहा था इस कैरेक्टर में, वो थी ही नहीं। कुछ कुछ सीन में थी पर वो उस लेवल की नहीं थी कि वो अपने प्रीवियस पार्ट की उस राइटिंग को जस्टिफाई कर सके। जैसे अगर फर्स्ट पार्ट का एग्जांपल लो तो उसमें जो सिंघम के कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी है वो कई जगह पे शो हो रही है। जैसे जब गुंडे काव्या को छेड़ते हैं या कोई उसके गाँव के लोगों को परेशान करता है तो उसका वो एंगर नजर आता है। चुपचाप खड़ा रहे वरना बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा। जो कानून तोड़ेगा मैं उसकी हड्डियां तोड़ूंगा चंद्रकांत जी।
ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकांत जिगरे। या फिर करप्ट सिस्टम को फेस करते वक्त जो उसके इमोशंस है वो कितने अच्छे से शोकेस हुए हैं। अगर मैं रुक गया तो अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। मेडल चाहिए इधर को, चल भाग। यहाँ तो ना कानून है ना कोई इंसाफ की इज्जत करता है, कीचड़ है बस कीचड़। और इन सभी के ऊपर जब जयकांत शिकरी उसके हाथ में उसका ट्रांसफर ऑर्डर थमा देता है, तब वो जो अपनी हेल्पलेसनेस है, एंगर है, डेस्परेशन है, शिवा के ऊपर निकालता है। अरे यही औकात है रे तुम लोगों की। अरे मार साला मार, पुलिस वालों की औकात तेरी यही है सिंघम। मतलब इस पूरे सीन में पिट शिवा रहा है पर बेबस सिंघम है। और यही सब इमोशनल जर्नी, कैरेक्टर आर्क, सब प्लॉट मिसिंग होने की वजह से सिंघम अगेन की स्टोरी बहुत बेसिक रह जाती है। प्लस इसके ऊपर जब मेकर्स अपने सोर्स मटेरियल की फोरशैडोइंग पे ज्यादा डिपेंड हो गए तो ये एक अच्छी अडेप्टेशन भी नहीं बन पाई। यानी एक ऐसी बेसिक स्टोरी बन के रह गई जिसके बीच बीच में रामायण की प्रेजेंटेशन है। सिंघम अगेन की राइटिंग के बाद मेरा सबसे ज्यादा फोकस खींचा था इस फिल्म की एडिटिंग और एक्शन ने, जिसको मैं अगर एक लाइन में डिफाइन करूँ तो वो होगा फास्ट कटिंग करके चूना लगा रहे ऑडियंस ताकि ऐसे लगे कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन असल में कुछ हो नहीं रहा है। इस मूवी का जो एक्शन है वो बहुत ही बेसिक है, और बेसिक से मेरा मतलब ओवर द टॉप एक्शन नहीं बल्कि उस एक्शन की कोरियोग्राफी से है। क्योंकि ऐसा सिमिलर एक्शन तो पिछले दोनों पार्ट में भी था, पर उस एक्शन की कोरियोग्राफी अच्छी थी, उसे शूट अच्छे से किया गया था और एडिट भी बहुत अच्छे से किया गया था। पर इस पार्ट में पहले तो एक्शन कोरियोग्राफी बेसिक हो जाती है, फिर उस बेसिक से एक्शन को भी इतना चॉप चॉप करके एडिट किया गया है कि वो और बेकार लगने लगता है। जैसे शक्ति शेट्टी का इंट्रोडक्शन, बहुत बेसिक सी एक्शन कोरियोग्राफी थी कि 3 गुंडे हैं, एक एक करके शक्ति शेट्टी से लड़ने आएंगे और वो एक ही मूव में उनको ढेर कर देगी। पर हर पंच, हर किक के बाद जो कट लगता है उससे वो एक मूव भी फोकस में नहीं दिखता। सिर्फ सत्या के कैरेक्टर के जो 2 एक्शन सीक्वेंस थे, पहला वो अचानक से झाड़ी में से निकलने के बाद वाला सीक्वेंस, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। और दूसरा जो आश्रम की फाइट थी, सिर्फ यही 2 एक्शन सीक्वेंस थे पूरी मूवी में जिनमें कोरियोग्राफी समझ आ रही है या उन मूव्स पे फोकस किया गया है और एडिटिंग भी अच्छी है। इन 2 सीन के अलावा और उमर हफीज के साथ जो स्टार्टिंग में सिंघम की फाइट होती है, उस सीन के अलावा ऐसा फोकस किसी और एक्शन सीक्वेंस में मिलता ही नहीं है। फिर चाहे वो दया के घायल होने वाला सीन हो जहाँ पर 4 सीन ऐसे एक साथ चॉप चॉप करते हुए एडिट किए थे कि समझ ही नहीं आता कि फोकस किस पे करे। या सिंघम और जुबैर की वो फाइनल फाइट, उधर भी हर पंच के बाद जब कट लगता है तो फिर से वो सिंपल सी कोरियोग्राफी और बर्बाद हो जाती है। तू भी आ, आजा तू भी आ, घुसो सब घुसो, पाव भाजी बनाओ रोड पे भड़वो। इनफैक्ट जो हमारी फाइनल फाइट थी उसमें भी सूर्यवंशी की एंट्री पे थोड़ी सिचुएशन बनती है, वरना तो उसमें एंड तक यही चल रहा होता है कि हमारे हीरो अलग अलग ओवर द टॉप वे में विलन के गुंडों को कैसे मारते हैं। इनफैक्ट ये वाला जो मूवमेंट है, ऐसा सिमिलर मूवमेंट हमने सूर्यवंशी में भी देखा था, पर उधर इस मूवमेंट को जितना टाइम देते हैं, अच्छे से एडिट करते हैं और मनी शॉट ग्रैब करते हैं, इधर उसका आधा भी नहीं करते। बस हर कॉप को कुछ सेकंड का फ्रेम मिलता है और मूवमेंट खत्म। फास्ट कटिंग करके चूना लगा रहे ऑडियंस ताकि ऐसे लगे कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन असल में कुछ हो नहीं रहा है। अब एक्शन तो बेसिक था ही जिसको इस मूवी की एडिटिंग ने बर्बाद कर दिया, पर इसके अलावा और भी कई मूवमेंट थे जो ये एडिटिंग अपने साथ डुबा ले गई। जैसे डेंजर लंका का इंट्रोडक्शन सीन, इस सीन में 3 सीन टेक्निक का यूज हुआ है, यानी 3 सीन को आपस में इंटरकनेक्ट करके एक सीन बनाया है, जिसमें सबसे पहला सीन था अवनी का नरेशन, दूसरा सीन था डेंजर लंका का इंट्रोडक्शन और तीसरा एक साइड सीन था पुलिस वालों का रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे करना क्या था कि फर्स्ट सीन से सेकंड सीन में एडिटिंग करते वक्त धीरे धीरे एक फेड इन ट्रांजिशन देना था, यानी फर्स्ट सीन से सेकंड सीन में शिफ्ट करना था एक प्रॉपर एडिटिंग के साथ, जिसके लिए जब फर्स्ट सीन में अवनी का नरेशन स्टार्ट होता तो उसके साथ सेकंड सीन की क्लिप्स को इंटरकनेक्ट करना था, फिर धीरे धीरे फर्स्ट सीन के एलिमेंट्स को कम करना था, यानी अवनी के नरेशन की क्लिप्स की जगह सिर्फ उसका वॉइस ओवर आता सेकंड सीन की क्लिप्स के साथ, और लास्ट में धीरे धीरे वो वॉइस ओवर भी खत्म हो जाता और हम स्मूथली फर्स्ट सीन से सेकंड सीन में शिफ्ट हो जाते उस 3 सीन टेक्निक के बैरियर के अंदर रहते हुए। लेकिन ऐसा करना था, ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि जैसे ही सेकंड सीन की क्लिप्स पे फोकस बिल्ड होना शुरू होता है, वहां पर एक कट करते हैं और अवनी को नरेशन देते हुए दिखाते हैं, यानी इस पूरे सीन में अवनी का नरेशन वॉइस ओवर में जाने ही नहीं दिया, बार बार कट लगा लगा के उसका नरेशन दिखाया है। महाशक्तिशाली, अभी से चल देख, आराम से देख, महाज्ञानी, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, द इनविंसिबल, देख 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 देख।
सिंघम अगेन की म्यूजिक के बारे में ना मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो देखो म्यूजिक बहुत सब्जेक्टिव होता है, हर एक की अपनी चॉइस होती है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। और दूसरा मुझे वो टी सीरीज की स्ट्राइक वाला इशू भी पता है, जिसकी वजह से मेकर्स को अपने पुराने सारे ट्रैक छोड़ने पड़े थे। तो बस एक छोटे से कंपैरिजन के थ्रू तुम्हें समझाता हूँ कि क्यों वो नया ट्रैक इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। देखो पुराना ट्रैक जो है वो सिंघम के कैरेक्टर के साथ ना एक बहुत ही नॉस्टैल्जिया फैक्टर होल्ड करता है, तो नए ट्रैक को बहुत अच्छा होना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो ऑडियंस के दिमाग में से पुराने ट्रैक को धीरे धीरे रिप्लेस कर पाएगा। पर वो नया ट्रैक मेरे लिए इतना अच्छा हो ही नहीं पाता अपनी उस मॉडर्न अप्रोच की वजह से। अजय अतुल सर ने जो अपनी कॉम्पोजिशन को मराठी टच दिया है, उससे सिंघम के कैरेक्टर का वो जो मराठा वॉरियर वाला एंगल है ना, वो उसकी प्योरिटी, स्ट्रेंथ, पावर के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्रेस होता है। पर मेरे लिए ना यही सब चीजें नया ट्रैक अपनी मॉडर्न अप्रोच की वजह से ना एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, और जब म्यूजिक से वो फील ही नहीं आएगी तो सीन एलिवेटिंग कैसे लगेगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो ये 5 रीजन यानी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एक्शन, एडिटिंग और म्यूजिक वो मेजर रीजन है मेरे लिए जो कि सिंघम अगेन को अपने पिछले पार्ट के मुकाबले एक वीक इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। अब इसके अलावा तुम कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ कमेंट सेक्शन खुला है, बिंदास अपना ओपिनियन शेयर करो। ट्राई करूंगा कि अगला ओपिनियन डिस्कशन बहुत जल्दी आए, क्योंकि टॉपिक्स तो कई सारे इकट्ठे हो गए हैं। इसी के साथ मैं केएम केस तुमसे विदा लेता हूँ और बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।